नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम बात करेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे डिफाइन करते हैं और उससे क्या क्या सवाल आते हैं या क्या क्या क्वेश्चन या न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में, उसको भी देखेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक, अब इसको निकालने के लिए क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए आपके पास अगर दो वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए, यहां पर लिखा हुआ वेक्टर ए और आपको कहा जा रहा है कि वेक्टर बी है। ठीक, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब कहा जा रहा है कि इसके बीच का एंगल आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है कि एक कॉमन पॉइंट से दोनों वेक्टर को मिला दीजिए, यानी जो जैसे है वैसे ही। ये हमने इसको इससे मिला दिया, यानी आउटवर्ड मूव करता हुआ किसी कॉमन पॉइंट से आउटवर्ड, है ना। ये देखिए बाहर की तरफ मूव करता हुआ, ये जैसे था वैसे हमने बी को बनाया और ए को भी बना लिया। और कहां से बनाया, एक किसी कॉमन पॉइंट से। अब इसके बीच का जो एंगल होता है, यानी ये जो एंगल है वो क्या है, कहेंगे एंगल ऑफ वेक्टर। एक तो ये कर देते हैं, यानी कि दोनों का हेड, या आप कह सकते हैं या तो दोनों का पहले हमने क्या मिलाया, टेल, यानी दोनों का टेल मिलाने पर जो एंगल मिलेगा उसको किसी एक कॉमन पॉइंट से, उसे हम कहते थे एंगल ऑफ वेक्टर। ठीक इसी तरह से दोनों का हेड मिला देने पर, जैसे आप मान लीजिए ये बना लीजिए यहां पर, ये दूसरा तरीका इसका ये कि आपने पहले ए को बना लिया, फिर आप कह रहे हैं कि हम टेल नहीं मिलाएंगे बल्कि हेड मिलाएंगे, तो आप हेड मिला लीजिए, ये देखिए बी और ये देखिए ए। ठीक, अब इसके बीच का जो एंगल यहां बना, ये क्या कहलाता है, एंगल ऑफ वेक्टर। क्या कहलाता है, ये एंगल ऑफ वेक्टर। क्लियर है बात। यानी इसका मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर दिया हुआ था, तो हमने क्या किया, किसी कॉमन पॉइंट से ए को बी को हमने खींचा, उसके बाद हमें पता चला कि दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, या तो उसके टेल से हम डिफाइन कर लेंगे या फिर हेड से डिफाइन कर लेंगे। ठीक, क्लियर है बात। तो इसको आप लिख सकते हैं कि व्हेन टू वेक्टर मूव आउटवर्ड या इनवर्ड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, देन एंगल बिटवीन देम इज एंगल ऑफ वेक्टर्स। तो इसकी डेफिनेशन के तौर पर आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और दूसरी एक बात, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। यानी इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि व्हेन एंगल बिटवीन, ठीक, सॉरी, व्हेन टू वेक्टर्स, when two vectors move outward या फिर inward from a common point, then angle between them is angle of vectors, जैसा कि दिखाया भी गया है। ये तो रही पहली बात। दूसरी बात, एंगल बिटवीन जो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो कभी भी 180 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इस बात को लिख लीजिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैन नेवर बी more than 180 डिग्री। क्लियर है बात है। अब ये चीज आप इस कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। यानी जैसे हमने फिर से एक बार देख लीजिए, अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि ये वेक्टर है, हमारे पास कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये ए है और आपसे कहा जा रहा है कि ये वाला बी है, तो बताइए इनके बीच का एंगल क्या होगा। तो हमें अब क्या करना होगा कि एक कॉमन पॉइंट से, यानी इस ए को हमने ड्रा कर लिया, यहां पे ड्रा कर लिया है ना, ए को ड्रा कर लिया और फिर बी को यहां से ड्रा कर लिया, और हमें पता चल जाएगा कि ये जो एंगल इनके बीच बना वो क्या होता है, एंगल ऑफ वेक्टर हो गया, यानी ए और बी के बीच का एंगल हो गया। क्लियर बात है। तो इतनी बात नोट करिए। अब चलते हैं कुछ एग्जांपल समझते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस इस एंगल के बेसिस पर पूछे जाते हैं। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। एक सवाल पूछा गया है, बड़े ध्यान से देखिए। ये फिगर बनाया गया है इसमें, जिसमें कि ये एंगल ए, सॉरी वेक्टर ए जो कि एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बनाता है, एंगल जो सी वेक्टर है वो भी 30 डिग्री का इधर तरफ बनाता है, और जो एंगल बी है वो 45 डिग्री का एंगल बनाता है। इस तरीके से दिया हुआ है।
क्लियर बात, यानी ए है, बी है और सी वेक्टर है जो कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट से आपको बताया जा रहा है कि कितने एंगल पर रखे हुए हैं या कितने एंगल पर सजाए गए हैं। कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम लोग समझ लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात। पूछा जा रहा है फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड सी, ए एंड सी। सवाल समझ में आ गया अच्छे से, यानी फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब ए और बी की जब बात करेंगे तो हमें तरीका तो पता चल गया कि अब एंगल निकालना कैसे होता। इसका यह मतलब हुआ कि एंगल बी यहां है, ए यहां है, तो किसी एक को वहीं रहने दीजिए, बस इसको क्या करिए आप आगे की तरफ मूव कर दीजिए, यानी इस एंगल बी सॉरी वेक्टर बी को आप इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ा लीजिए। ठीक, चूंकि यहां से 45 डिग्री है तो जाहिर सी बात है कि ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री और ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब ये देखिए, आप इसको अगर पढ़े, इसी क्वेश्चन में हम लोग कर रहे हैं, अगर आप चाहे तो अलग से कर दें बिल्कुल, ताकि क्वेश्चन आपका सेपरेट बचा रहे जिससे बार बार इसको समझने में आसानी हो। ठीक, चलिए यहां पर हम लोग इसको करते हैं। देखिए ये है, उन्होंने कहा कि वेक्टर ए जो है ये ऐसे रखा हुआ और ये 30 डिग्री का एंगल इसमें बनाया गया है वेक्टर ए। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला जो एंगल बनेगा वो कितना हो जाएगा, ये वाला 60 डिग्री। बिल्कुल क्लियर बात है। अब बी जो है इसको हम क्या करें, इसके हेड से सॉरी इसके टेल से हम बी को ड्रा कर लें, तो आप पाएंगे कि बी जब आप आगे की तरफ बढ़ाते हुए ड्रा किए तो आपको पता चला बी यहां पर है। चूंकि ये एंगल आपको 45 डिग्री पहले से दे रखा हुआ है तो इसका मतलब ये भी वाला एंगल दोनों क्या होंगे 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, तो यानी ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। और ये है क्या, कहेंगे वेक्टर बी। तो ए और बी के बीच का एंगल कितना हो गया, कहेंगे 60 और प्लस 40 100 और 5 105, यानी एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना, कहेंगे 60 प्लस 45 डिग्रीज इज इक्वल टू 105 डिग्री, 105 डिग्री। आपको पता चल गया ये। ठीक इसी तरीके से आप यानी आप सभी को कर लेंगे, अब बार बार बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। हमसे कहा जा रहा है कि बी एंड सी, देखिए अब दोनों का चूंकि बी और सी में आप देख पा रहे हैं कि इसका हेड और इसका हेड दोनों कॉमन पॉइंट से जुड़े हुए हैं, तो जब ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, कहेंगे 60 डिग्री का। तो आप यहां से लिख सकते हैं दूसरा, ये तो पहला हो गया, तो दूसरा लिख सकते हैं कितना, देखिए ये 60 और ये कितना 45, ये कितना 45, यानी सेम यही बात कि एंगल बिटवीन बी एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू 60 और प्लस 45 डिग्रीज है ना, उसके बाद 105 डिग्री इन दोनों को ऐड करने पे आ जाएगा। ये हो गया। ठीक इस तरह से उन्होंने कहा ए और सी के बीच का बताइए। देखिए ए यहां बना हुआ है, सी यहां बना हुआ है, दोनों के बीच का एंगल, तो आप इसको एक कॉमन पॉइंट से लगाएंगे तो क्या पाएंगे, यानी ए पर ही सी को ड्रा करना होगा, तो आप पाएंगे कि ए और सी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि इस पर जहां ए है और वहीं पर अगर आपने सी को इसी कॉमन पॉइंट पे ड्रा किया तो ये भी उठकर इसी पे जाके शिफ्ट हो जाएगा, एकदम सेम जैसे ए है। तो आपको क्या मिलेगा कि ए और सी के बीच का एंगल कितना 0 डिग्री। तो नंबर 3 आप लिखेंगे एंगल बिटवीन ए एंड सी इज इक्वल टू कितना 0 डिग्री। क्लियर है बात। तो ये कुछ तरीके के सवाल जो अक्सर कहीं पर फोर्स दे रखा रहेगा, कहीं पर मोमेंटम दे रखा रहेगा और कहीं पर कुछ भी इस तरीके से वेक्टर वाले फॉर्म में कहीं पर जो फिजिकल क्वांटिटीज इस तरीके से दी रहेंगी, तो आपको एंगल फाइंड करके फिर इसके कंपोनेंट करने होते हैं और फिर उससे भी कई सारी चीजें हमको निकालनी होती है, कहीं सॉल्व करना होता है, कहीं कुछ भी पूछा जा सकता है, तो वहां पर हम ये यूज कर लेते हैं। ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिए अच्छे से। फिर आगे चलते हैं अगला सवाल। चलिए अगला सवाल है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस का वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 या फिर 0 वेक्टर नल वेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड है। ए स्क्वायर जब वेक्टर नहीं लगाया तो जाहिर सी बात है मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी दो जो वेक्टर है ए और बी उन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। फाइंड एंगल बिटवीन ए बी बी सी एंड सी ए, आपको ये फाइंड करके लाना है। चलिए क्या कहा जा रहा है कि ए बी सी 0 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर है। ठीक है ना, ये क्या है पाइथागोरस थ्योरम, यानी उस ट्रायंगल की बात होती है जिसमें कि कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक,
तो ये वाला ये कहां फॉलो होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम है। ये कौन सी थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम है। और ये कहां अप्लाई होती है, जब आपके पास एक ट्रायंगल हो और उसमें कम से कम एक एंगल कितने का हो, 90 डिग्री। और जाहिर सी बात है दो एंगल 90 डिग्री के होंगे ही कहां उसमें, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, ये पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई हो रही है। तो इसका मतलब हमारे पास जो ट्रायंगल, यहां से क्या हमें पता चल जा रहा है कि ये पाइथागोरस थ्योरम है। और यहां से क्या हम पता कर लेंगे, ये पाइथागोरस थ्योरम की बात चली। और ये कब अप्लाई होती है, कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। किसके लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए या राइट ट्रायंगल के लिए। इसका मतलब एक ट्रायंगल आपको पहले से ही बना लेना होगा। और फिर कहा जा रहा है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और साथ में मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर हो। अगर मान लेते हैं कि ये वाला वेक्टर a है, ठीक, ये वाला वेक्टर क्या है, a है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, सवालों में बड़ा मजा आता है इसको करने में, है ना। ये वेक्टर a है, तो इसका मतलब ये दूसरा वेक्टर जो बनेगा सेम इसी मैग्नीट्यूड का बनेगा, जो कि लगभग देखिए बराबर हमने यहां बना दिया, ठीक है ना। अब भाई स्केल से मेजर करके बनाया तब ठीक आएगा, उससे कोई बात नहीं, समझ में तो आ ही रहा। और उसके बाद आपसे कहा जा रहा है वेक्टर a आपने बना लिया, b बना लिया, लेकिन ये जो रिजल्टेंट आप बनाएंगे वो रिजल्टेंट 0 हो जाए, नल वेक्टर हो जाए। तो इसका ये मतलब हुआ कि यानी आप इसको ऐसे मिला देंगे और ये वेक्टर c हो जाएगा। तो आपको देखिए यहां पर क्या चीजें फॉलो हो गई, यानी दो चीज आपने इस पे अप्लाई किया, एक ये और ये तीनों अप्लाई आपने कर लिया। यानी आपने कहा कि a वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर या फिर 0 वेक्टर आपको मिल गया। तो ये देखिए मिल गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, उसी में जोड़ दीजिए, आपको क्या मिला, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, 0। भाई जाहिर सी बात है ए बी और सी को आपने ऐड किया, कुछ हासिल हुआ, कुछ मिला आपको, नहीं मिला। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, ये 0। जहां कुछ मिले तब तो हम कहेंगे कि 0 नहीं हो रहा, यहां क्या हो गया, ये 0 हो गया। दूसरी शर्त इनकी ये थी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अगर ये एंगल हमारे पास हो 90 डिग्री, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो आपको पता चल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर आपको मिलेगा। तीसरी शर्त है कि ए इज इक्वल टू बी है, यानी इसका मैग्नीट्यूड बराबर है। अब आपको क्या करना है, कहा जा रहा है कि एंगल बताइए। तो नंबर 1, एंगल बिटवीन ए एंड बी। देखिए ए और बी, चूंकि ये बी है, ये ए है, इसका जो टेल है वो यहां से शुरू है, इसका टेल यहां से शुरू है ए वाले का, इसको आगे शिफ्ट कर दीजिए। आपने कर लिया, ये वेक्टर हो गया ए। अब देखिए इसके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल के केस में कम से कम ये हो सकता है कि एक एंगल 90 डिग्री का है, तो आपको पता है कि इसका मतलब ये क्या है, 90 डिग्री। तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्राफिकल मेथड से फाइंड आउट करना है, ठीक है। दूसरा इसी तरह से आप निकाल लेंगे, कहा जा रहा है एंगल बी एंड सी। जब आप बी एंड सी को देखेंगे तो देखिए बी यहां पर है और सी यहां पर है, तो आप इसके हेड को यहां पर आप बना सकते हैं। देखिए कैसे, यानी आपको पता चल गया सारी बातें। चूंकि ये 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हैं, तो ये एंगल 45 डिग्री का हो जाएगा और ये भी एंगल कितने का हो जाएगा, 45 डिग्री का। इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल भी कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, यानी टू आर्म्स, है ना, टू साइड्स आपस में बराबर हो। और आपको पता है टू साइड्स बराबर होंगी तो दोनों एंगल्स जो हैं, अगर एक 90 डिग्री का है तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वली होते हैं, चाहे वो जितने के भी हों। तो 45 डिग्री का आपको एंगल मिल गया। तो आप क्या करेंगे, आप यहां से जो सी है, देखिए आपने क्या किया, सबसे पहले आपने किया कि एक लाइन आपने ऐसे ड्रा कर ली। बस एक बार इसको समझना जरूरी है, इसलिए इसको एक बार समझ लेंगे ना तो बस काम तो हो ही जाएगा। ये है आपका वेक्टर बी, जो कि ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, कितने का, 45 डिग्री का। और आपने सी को इसी में क्या करना है कि इसका देखिए कि यहां पे क्या है, हेड है, तो इसका भी हेड यहीं पे ले आके सटा दीजिए, है ना। सटा दिया आपने, क्या किया, सटा दिया। सटा मतलब समझते हैं, बिल्कुल टच कर दीजिए इसको। और यहां पे ड्रा कर लिया आपने क्या, ये था वेक्टर बी और ये हो गया भैया वेक्टर सी। और अब बताइए ये वाला एंगल आपसे पूछा गया था, तो चूंकि ये जो लाइन है वो उस लाइन पर पूरा एंगल कितने का बनता है, 180 डिग्री का। ये यहां से यहां तक कितने का बनता है, कहेंगे 180 डिग्री का। और उसमें ये वाला कितने का है, 45 डिग्री का। तो ये वाला नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो यहां से हम निकाल लेंगे एंगल बिटवीन
बी एंड सी, ये जानना जरूरी है। एंगल देखना आना चाहिए, अगर एंगल देखना आएगा तो बहुत सारे सवालों में हमें अच्छा मतलब काफी कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इसके हम क्या लिखेंगे, यानी 180 डिग्री माइनस का 45 डिग्री। देखिए 180 में से 40 घटाएंगे कितना बचेगा, 140। 140 में से 5 और माइनस करने कितना हो जाएगा, 135। एकदम आराम से, क्या दिक्कत है, हम लोग को कोई टेंशन ही नहीं लेनी होती है कि नहीं। बचपन से ही हम लोग बेसिक मैथ वगैरह जो है स्ट्रांग कर लिए। अब आगे बात कर रहे हैं कि सी और ए के बीच का एंगल बताइए। तो सी कहां है, यहां है। ए कहां है, यहां। चलिए इसको आपको पता है कि अगर ये लाइन हम आगे इस तरीके से ठीक इसी के पैरेलली और आगे पैरेलल नहीं इसको कहते है ना, लिनियरली इसी पे ड्रा कर लें तो ये मिल गया आपका एंगल वेक्टर सी। और ये वाला एंगल फिर से चूंकि ये 45 डिग्री है तो ये आपको चाहिए ही चाहिए, तो आप क्या लिख देंगे, ये भी कितना हो जाएगा, एंगल बिटवीन ए एंड सी इक्वल टू 135 डिग्री। क्लियर है बात, आराम से नोट कर लीजिए, इसको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आराम से समझ में आ रहा होगा क्या किया जा रहा है। कुछ कोई खास काम थोड़ी हम लोग कर रहे हैं, नहीं भाई, कर क्या रहे हैं कि खाली सटा रहे हैं। हेकर मुंह हेकरे मुंह से मुंह सटा दिया। देखिए यहाँ पे खोपड़ी से खोपड़ी या मुंह से मुंह या ओठ से ओठ सटाने के बाद जो एंगल बच रहा वही फाइंड करना है। इसको सिंपल ही लीजिए, इतना क्या। यहाँ पे क्या पैर से पैर मिला दिया, लिखा ना टेल से टेल, अब पूछ से पूछ कौन मिला है भाई, है कि नहीं। तो यहाँ पे एकदम क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। फिर आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, यानी ए प्लस बी का रिजल्टेंट है वो है सी वेक्टर्स के, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही होगी इस ट्रायंगल लॉ पे। और आप देखेंगे कि एक एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। मैग्नीट्यूड भी दोनों का आपके प्यार भी फिर से बराबर कर दिया गया है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। फाइंड वही एंगल ए एंड बी, और आपको बीसी के बीच और सी ए के बीच एंगल पता करना होगा, ठीक। तो अब की बार अब इतना कंफ्यूजन तो बिल्कुल नहीं रही, जो कंफ्यूजन थोड़ी बहुत थी वो भी दूर हो गई। तो क्या करेंगे, एक आपने किया कि यानी वेक्टर ए बना लिया, ठीक, ये क्या बना लिया, वेक्टर ए बना लिया, और यहां पर आपने बना लिया वेक्टर बी। बना लिया, नहीं बनाया, बना लीजिए, बन गया, वेरी गुड। और यहां से यहां आपकी बार देखिए कुछ मिल रहा है, वो मिल रहा है वो भैया है वेक्टर सी। और ये एंगल कितने का, कहेंगे 90 डिग्री का। मैग्नीट्यूड इसका और इसका कितना बराबर है, और ये वाला ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर अप्लाई हो रहा है इस पे। ये तभी अप्लाई होगा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, है ना, किसी ट्रायंगल पे जब कम से कम एक एंगल उसका कितने का हो, 90 डिग्री का। बाकी एंगल किसी भी हो हमसे क्या मतलब। यहां चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ये वाला हो जाएगा 45 डिग्री और ये वाला हो जाएगा 45 डिग्री। अब देखिए ए और बी के बीच का एंगल आप तुरंत कह देंगे कि ये हो जाएगा 90 डिग्री, अगर ये ए वेक्टर है। यहां दोनों मुंह आपस में मिले हुए हैं तो ये 45 डिग्री, और यहां दोनों टेल आपस में मिले हुए हैं, कुछ करना तो था ही नहीं, आपको आंसर लिखना होगा नंबर 1, यानी एंगल बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू कितना, वेरी गुड बताइए, 90 डिग्री। कितना, 90 डिग्री। नंबर सेकेंड, एंगल बिटवीन बी एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना, यानी देखिए बी यहां है सी यहां है, ये दोनों देखिए ओठ से ओठ या मुंह से मुंह मिलाए हुए हैं, उनके बीच का जो एंगल है वो है 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री। ठीक इसी तरह से आप तो बचा कितना, ये वाला, यानी ए और सी देखिए टेल से टेल मिला हुआ है इनका, है ना, यानी ए एंड सी या सी एंड ए बात एक ही है, कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक, तो नोट कर लीजिए इसको। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लाजवाब, मजा आ जाएगा एकदम, सही बता रहे कसम से। चलिए ठीक, अगला सवाल है 2 न्यूटन एंड 8 न्यूटन टू फोर्स एक्ट ऑन ए पार्टिकल। भैया 2 न्यूटन एंड 8 न्यूटन, 2 एंड 8 न्यूटन टू फोर्स एक्ट ऑन अ पार्टिकल। क्लियर है बात, एक्ट ऑन अ पार्टिकल। ठीक, द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर में बी, बहुत बढ़िया, द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर में बी
दिख रहा है एकदम। 2 वेक्टर में बी कितना होगा, ऑप्शन 1 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है इसमें न्यूटन टेढ़े काहे हैं हो, न्यूटन सीधे थे, न्यूटन ऐसे टेढ़े नहीं, वो सीधी गिरती हुई चीज को देखते थे, टेढ़ा चीज उनको पसंद नहीं था, ठीक ना। 7 न्यूटन और नंबर 4 ऑप्शन है चौथा 12 न्यूटन। बहुत बढ़िया, सवाल समझ में आ गया। यानी 2 न्यूटन एंड 8 न्यूटन टू फोर्स एक्ट ऑन ए पार्टिकल, द रिजल्टेंट ऑफ दिस 2 वेक्टर्स, ठीक, में भी कितना हो सकता है, 1 न्यूटन, 5 न्यूटन, 7 न्यूटन, 12 न्यूटन कितना हो सकता है। देखिए आपसे कहा जा रहा है ये 2 न्यूटन का है और ये 8 न्यूटन का, तो हमें पता है कि मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं। कैसे, यानी आर अगर मैक्सिमम निकालना हो तो आप कहते हैं कि इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 2 न्यूटन का मैग्नीट्यूड, इन दोनों के मैग्नीट्यूड को आप जोड़ देंगे तो आप पाएंगे 8 न्यूटन का एक फोर्स जो कि आपको मिलेगा। आर मिनिमम अगर आप निकालेंगे, यानी मिनिमम रिजल्टेंट, वेक्टर नहीं मिनिमम रिजल्टेंट, तो आपको क्या मिलेगा, 8 - 2 = 6 न्यूटन। यानी इसका मतलब जो कुछ वैल्यू होगी ये 6 न्यूटन से लेके 8 न्यूटन के बीच में, अच्छा ये पहले ही से 8 था ना, तो 8 तो 10 न्यूटन हो जाएगा, ठीक। यानी 6 से लेके 10 न्यूटन के बीच का जो फोर्स होगा, या तो 6 हो या 7 हो 8 हो जो भी हो, और मैक्सिमम कितना हो सकता है 10, यानी मिनिमम 6 न्यूटन हो सकता है, मैक्सिमम 10 न्यूटन हो सकता है, उसके बीच का कोई भी और हो सकता है। इतनी बातें क्लियर है। इसका मतलब इसमें ऑप्शन 1 न्यूटन हो पाएगा, कहेंगे नहीं, इनका रिजल्टेंट, चूंकि दोनों फोर्स क्या है, यहां जो फोर्स दिया हुआ वे वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों एक साथ किसी पार्टिकल पर लग रहे हैं, तो इसका मतलब उनका रिजल्टेंट हमसे पूछा गया है, यानी वेक्टर का रिजल्टेंट हमसे पूछा गया है। जब वेक्टर का रिजल्टेंट पूछा गया है तो हमें पता है कि उसके वेक्टर का रिजल्टेंट यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू उसकी 10 न्यूटन और 6 न्यूटन हो सकती है। तो यहां पर 1 न्यूटन होगा, नहीं होगा, 5 न्यूटन नहीं होगा, 7 न्यूटन होगा, 12 न्यूटन नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7 न्यूटन। क्लियर है बात, नोट कर लीजिए इसको। पिछले लेक्चर में एक नोट हम लोगों ने लिखा था कि अगर मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है कि एक वेक्टर 2 है और वेक्टर एंड वेक्टर 5 है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे 5 - 2 वेक्टर = 3 और यहाँ पे r मिनिमम = हो जाता है, ये तो मिनिमम निकाल दिया ना हमने, 5 + 2 = 7 और यहाँ पे 5 - 3 = 2, ठीक। यानी ये 2 से लेकर 7 तक ये इसकी वैल्यू हो सकती है। ये डिपेंड करेगा किस पे, एंगल पर। जो डिपेंड, ये कौन सा एंगल, कहेंगे r = जो आप देखते थे r = बड़े ध्यान से देखिए, इसको नोट कर लिया आपने, अरे जल्दी करिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए अब हमने क्या किया, यहां पर आपको पता है कि r = चूंकि ये जो हम रखते हैं यहां पे मैग्नीट्यूड ही तो रखते हैं, a² + b² + 2ab है ना, cos थीटा, यही तो रखते थे, यही यूज करते थे। तो इसमें 2 वेक्टर अगर हैं तो इन दोनों के बीच का एंगल अगर हमें पता हो, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए आपको कहा जा रहा है कि वेक्टर ए यहां पर है, फिर वेक्टर बी यहां पर है, तो ये वेक्टर 2 हो गया, ये वेक्टर 5 हो गया, बस यही करना है ना। तो इनके बीच का एंगल हो सकता है कि 30 हो सकता है, 60 हो सकता है, 90 हो सकता है, 180 हो सकता है, 0। तो जब आई सी बात है कि 0 होगा दोनों के बीच का एंगल तो मैक्सिमम वैल्यू, 180 होगा तो मिनिमम वैल्यू, इस तरीके की बातें हम लोग करे थे। याद आ रहा है कुछ, तो सेम इसी तरीके के ये सवाल उसी कंसेप्ट पे बेस है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर आगे चलते हैं। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट, चलिए अगला सवाल है, बड़े ध्यान से इसको सुनिए, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक ना। कहा जा रहा है आपसे कि यहां पर जो बी वेक्टर है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ बी = मैग्नीट्यूड ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए, यानी b = 2a, ये मैग्नीट्यूड्स दिए हुए हैं। द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a एंड b इज, यानी रिजल्टेंट, किसका रिजल्टेंट, वेक्टर a एंड b का जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर है किसके, a वेक्टर के। क्लियर है बात, यानी द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a एंड b इज परपेंडिकुलर टू a, देन फाइंड आउट, आपको फाइंड करना है एंगल बिटवीन a एंड b। क्लियर है बात एकदम। और मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है कि b = 2 टाइम्स ऑफ a, ये मैग्नीट्यूड की बात, ठीक। तो अब करना क्या होगा,
हमें पता है कि जब हम पैरेललोग्राम मेथड हम पढ़ रहे थे यहाँ पे एडिशन का, तो हमने क्या देखा था कि अगर कोई वेक्टर ए है और इसका जो, ठीक है, और ये वेक्टर बी हो, मान लीजिए कौन सा ये वेक्टर हम बना दें यहाँ पे बी, हाँ ठीक, ये बी है और ये इसका अगर रिजल्टेंट आर है, ठीक, बात समझ में आ रही, क्लियर है बात एकदम। और ये अगर ये रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच का एंगल अगर अल्फा हो, जबकि ये दोनों थीटा पर रखे हुए हैं, क्लियर है बात है। अब ये जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए आपने इस तरीके से पैरेललोग्राम पढ़ तो रखा है, लेकिन हो सकता है आप ये जो सिचुएशन आप यहां लगाते हैं कि हमेशा के लिए एंगल अल्फा, देखिए एक सिचुएशन आपने ये रखी है कि आपने पढ़ रखी है कि इस तरीके से होता है और यही होता ही है, ऐसा नहीं है। आप कोई बच्चा ये कह सकता है कि एंगल ए यहां पर हो सकता है, वेक्टर ए यहां पर हो सकता है, वेक्टर बी यहां पर हो सकता है, और इसका देखिए रिजल्टेंट जो आर है वो 90 डिग्री पर, क्या दिक्कत है इनमें, ये एंगल थीटा हो गया और ये एंगल अल्फा हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो आप इसको ये, क्योंकि जो एंगल वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो 180 के आसपास तक, यानी 180 यानी 180 तक हो सकता है। तो जब 180 तक हो सकता है तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि हर बार ये, अब इसमें पैरेललोग्राम बनाना है, कैसे बना लेंगे, है ना, बात तो ये दिमाग में आएगी कि इसका पैरेललोग्राम कैसे बनाएंगे। तो आप जरूरी नहीं है कि आप पैरेललोग्राम हर बार बनाएं और फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि आप इसका पैरेललोग्राम बनाएंगे तो आप पाएंगे कि ये देखिए ए वाला इधर बन गया, बी वाला यहां से बना लिया हमने, है ना, इसके बाद इसको इससे मिला दिया, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ पैरेललोग्राम मेथड से हमें सिर्फ ये पता चलता है कि इनके बीच का एंगल भी हम पता कर सकते हैं, रिजल्टेंट भी पता कर सकते हैं, तो यहां भी पता कर सकते हैं। तो सवाल की सिचुएशन यहां पर ऐसी है कि जो बी है वो 2 टाइम्स ऑफ ए है, यानी जो बी है वो 2 टाइम्स ऑफ ए है। कहा जा रहा है कि जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर टू ए है, तो रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू ए हम बना सकते हैं, इसका पैरेललोग्राम बना सकते हैं। कहेंगे जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, कहां जरूरत है, हमें पूछा गया देन फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो हमें पता है tan अल्फा क्या होता है यहां पर, तो आपने याद करके रखा है कि tan अल्फा इज इक्वल टू, कहेंगे b sin थीटा, ये थीटा क्या होता है, कहेंगे एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, फिर यहां पर आप लिखते हैं a और प्लस का b cos थीटा। जो a एंड b यहां पर लिखा जाता है वो क्या होता है, कहेंगे मैग्नीट्यूड होता है, वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। हमें गिवन क्या है, हमसे कहा जा रहा है कि यहां पर जो b है, b का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 टाइम्स ऑफ a है, यानी b की जगह हम 2a रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। और ये हमसे कहा जा रहा है कि जो परपेंडिकुलर है, जिसका रिजल्टेंट है वो कितना है, परपेंडिकुलर, यानी r और a के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। ये देखिए बन गया, कितना है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब यहां पे हम क्या रख सकते हैं, अब क्लियर है बात, बहुत आराम से पहले समझ लीजिए फिर आगे बात करते हैं। देखिए सवाल समझने, कैलकुलेशन तो बहुत आसान होती है, अब तो वैल्यू रखनी है, इतनी बातें क्लियर ही। हमसे क्या कहा जा रहा है कि जो ये मैग्नीट्यूड है, यानी b इज इक्वल टू 2a, मतलब अगर ये a 4 है तो b कितना हो जाएगा 8, a 2 है तो b कितना हो जाएगा 4। द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a एंड b इज परपेंडिकुलर टू a, यानी a और b का जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर है a की। देखिए हमने बना लिया। अब पैरेललोग्राम का यही तो फायदा है, वहां ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, और ये चीज पिछले जो सवाल है उनमें भी हम लोग अप्लाई कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहां पर a एंड b इज परपेंडिकुलर टू a, देन फाइंड आउट एंगल बिटवीन ए एंड बी। चलिए ये बातें क्लियर है यहां पर, क्योंकि इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। अब पिछले सवालों में हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में एक एंगल कम से कम 90 डिग्री, क्योंकि वहां पाइथागोरस थ्योरम से हम काम बना ले रहे थे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर आपको सिर्फ कहा जा रहा है कि ये जो मैग्नीट्यूड है इसका वो 2 टाइम्स, लेकिन और यहां पे परपेंडिकुलर है ए के, लेकिन हमसे और कुछ नहीं दिया हुआ है ना। चलिए तो आगे हम क्या कहेंगे, यहां पे tan अल्फा, ये कितना है 90 डिग्री, तो tan 90 डिग्री यहां पे लिख सकते हैं, कितना, tan 90 डिग्री। b की जगह कितना, 2 टाइम्स ऑफ a इंटू साइन थीटा, ठीक, अपान कितना यहां पे a प्लस 2 टाइम्स ऑफ a cos थीटा, जो कि गिवन थी सिचुएशन। और tan 90 कितना होता, अनडिफाइंड है यानी इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट लिखने का जो तरीका होता है वो कितना होता, 1/0, कितना होता 1/0, ऐसे तो लिखेंगे इसको क्या लिख देंगे 1/0। जब 1/0 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2a sin थीटा अपान
ए प्लस, चलिए ए से ए को यहीं पर आप उड़ा लीजिए आप पहले तो, ठीक। ये देखिए ए गया, ए कॉमन लेते आप इसे यहां से हटा लेते इसको, ठीक है। यानी कट्टम कुट्टम, अब यहां पे बचा 2 sin थीटा, यहां पे बचा 1 और प्लस कितना 2 cos थीटा। ये इससे 0 हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, लिखेंगे 1 प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू कितना 0, क्योंकि ये देखिए इधर जाएगा 0 हो जाएगा पूरा टर्म, ये इधर जाएगा जैसा वैसे ही रहेगा, क्योंकि 1 का सिर्फ मल्टीप्लाई है, यहां 1 प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू कितना, कहेंगे -1/2। देखिए यहां पे कैसे हो जाएगा, आप ये क्योंकि यहां cos थीटा आप रहने दीजिए, 1 को इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, यानी -1, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा -1/2, और cos -1 यानी cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 है, तो थीटा कितना होगा 120 डिग्री, यानी दैट इज थीटा इज इक्वल टू कितना 120 डिग्री। ये देखिए आंसर आ गया, कितना सिंपल है। यानी ए और बी के बीच का जो एंगल है वो कितना है 120 डिग्री। क्लियर है बात, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए एकदम ढंग से, ठीक, 120 डिग्री। अब अगर इसको ट्रायंगल मेथड से करते तो कैसे कर लेते, ठीक ना। चलिए आपसे कहा जा रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए, यानी ए बना लीजिए आप पहले, ठीक, और उसके बाद इस पे एक रिजल्टेंट बना लीजिए। आपने रिजल्टेंट इस पे बना लिया, ठीक। आपको पता है कि ये रिजल्टेंट क्या हो सकता है, ये रिजल्टेंट होता है कि किसी के हेड से और टेल को मिला देना। तो इसका मतलब ये हेड है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका टेल आ जाएगा। यानी ये देखिए ये कैसे, 1 मिनट, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ए और ए बी सी में आप क्या करते थे, एक खींच लेते थे, और ये जो है यहां से, ठीक, और यहां से ये रिजल्टेंट हो जाएगा। रिजल्टेंट यहां से बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। इसका मतलब इस वेक्टर को आप क्या करिए, क्योंकि रिजल्टेंट को हेड से टेल मिलाना होता था, और आप इसको यहां से ऐसे बना दीजिए। देखिए अब आपका ये सही हो गया, बात को समझिए। ये रिजल्टेंट है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। क्लियर है बात, देखिए बड़े ध्यान से, क्योंकि ए और बी का ही रिजल्टेंट हमें चाहिए, तो हम तो ऐसे ही पढ़ के आए हैं ना कि अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो पहले दोनों के इसका हेड इसके हेड से इसके टेल को मिलाइए, और फिर फाइनली आपको क्या करना होता है कि इसका टेल और इसका हेड मिलाइए। तो हमें तो वही पता है ना कि इसका टेल और इसके हेड को मिलाना था, और वो 90 डिग्री पर ही होना चाहिए। तो ये देखिए इसके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री आ गया, परपेंडिकुलर। क्लियर बात एकदम। और आपको पता है, ये वाला पहले नोट कर लीजिए अच्छे से एकदम। चलिए अब आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये एंगल अगर हम मान ले थीटा है, तो आप यहां से निकाल सकते हैं cos थीटा, जो कि कितना होता है, यानी आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है भैया यहाँ पे कितना 1/2 लिख सकते हैं, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। यानी यहां पर जो ये वाला एंगल है वो 60 डिग्री है। तो ये वाला जब एंगल 60 डिग्री है, तो बड़े ध्यान से देखिए, आपने सॉरी ये इसको इधर से बनाया था ना, ये ए वाला था और यहां से आपने बी, चूंकि ये देखिए ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री, तो आप यहां करिए कि पहले या तो टेल को मिलाइए, या तो हेड से हेड से। जब ये हेड आपस में मिलेगा ए और बी का, तो आपको पता चलेगा ये कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री था, तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। यहां से भी निकाल सकते थे, कितना आसान है। लेकिन ये बताने का मकसद था कि इसका भी एप्लीकेशन जो हमने पढ़ रखा है वो आता है। इसी एडिशन और सब्सट्रैक्शन में जब रिजल्टेंट के बीच और वेक्टर्स के बीच कुछ एंगल दिया हो, तो हम उसका इस्तेमाल करके आंसर निकालते हैं। क्लियर बात है। अगर फिर से देखना चाहें आप, चलिए पहले रफ करते हैं, फिर से देखते हैं। चलिए दो बातें थी, एक तो ये था कि पैरेललोग्राम मेथड हम लगाना चाह रहे थे। तो जरूरी नहीं कि हम पैरेललोग्राम बनाएं, हम ये बना सकते हैं कि देखिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर हम बी मान लें इधर की तरफ, और हमसे ये कहा जाए कि जो रिजल्टेंट है वो आर है, जो कि 90 डिग्री पर है। ये हमारी तसल्ली इसी में रहेगी, याद रखिएगा, हम इसी से संतुष्ट होंगे।
जब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे तो और भी चीजें समझ में आएंगी, यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे तो और चीजें समझ में आएंगी। सवाल यहां मेरे पास आ गया है तो सवाल हमको लगाना भी है, यानी ए और बी का, जबकि हमने क्या पढ़ रखा है कि ए, अगर सिर्फ एक बात हमने सिर्फ पढ़ रखी ना कि इसको इससे मिला या फिर इसको, यानी ये दोनों वेक्टर आपस में मिला दिया है ना, जो कि दोनों के बीच का एंगल भी हमें पता चल गया, और इसको हम परपेंडिकुलर इससे मिला ले रहे हैं, फिर इससे मिला ले रहे हैं, और यहां से आप जो ड्रा कर रहे हैं ये रिजल्टेंट। बात को जब तक न समझ में आए ना मजा नहीं आती बात। तो यहां पर कैसे हम इसको बना सकते हैं, पूछा जाएगा ना आपसे, यहां पर आप कैसे इसको बना सकते हैं। तो ठीक है, आप एक काम करिए कि इस बी को यहां से आप ड्रा कर लीजिए। देखिए यहां पे क्या किया गया, किसी एक पॉइंट से दोनों को ड्रा कर लिया, आपने ड्रा कर लिया है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं, यहां पे आपने इसको ड्रा कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका कह रहा है कि पैरेललोग्राम बनाइए, तो इसमें पैरेललोग्राम कैसे बना सकते हैं हम लोग, भाई यही तो कर सकते हैं कि इसको एक यहां से आप इसमें ऐसे बिना दीजिए, ऐसे, फिर उसके बाद इसको क्या करिए, यहां से ए वाले को यहां बना लीजिए, थोड़ा सा छोटा ही कर लेते हैं, ये वाले को ये यहां बना लीजिए, और कुछ सिचुएशन ऐसी हो कि ये देखिए ट्रायंगल इसमें मिल जाए। तो कहां आपको पता चल रहा है कि 90 डिग्री है रिजल्टेंट, हमेशा बात समझ में आ रही कुछ। तो ये हमारा काम इतने से ही चल जाएगा, हम पैरेललोग्राम इसमें नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब बनाएंगे तो ये पता चल रहा है कि बन ही नहीं पा रहा। अगर मान लीजिए कोशिश करके कोई बना भी दिया तो कैसे बना लेगा, ये है सिचुएशन ऐसी है क्वेश्चन में, इसका पैरेललोग्राम बनाना है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर ये वेक्टर हो सकता है, ये वेक्टर हो सकता है, तो हो सकता है कि आप इसको यहां रिजल्टेंट को यहां बना लेंगे। देखिए बात को समझिए, रिजल्टेंट को यहां बना लेंगे और बी को यहां बना लेंगे, ठीक, और ये देखिए ए को यहां बना लेंगे, फिर से पैरेललोग्राम बन गया। तो आप ये कह देंगे कि इसका और इसका रिजल्टेंट भी आ सकता है, ये संभव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इतना माथापच्ची करने की क्या जरूरत है, सिंपली आपको जब पता है कि रूल यही कह रहा है कि चाहे थीटा एंगल चाहे जो भी हो, आपको रिजल्टेंट जब बोल दिया गया कि ये रिजल्टेंट आर गिवन है जो कि 90 डिग्री पर है, तो आपको दोनों बातें तो पता है कि यहां से यहां अगर एंगल थीटा और ये एंगल अल्फा, तो आपने याद रखा है कि tan अल्फा इज इक्वल टू होता है, देखिए यहां से कितना, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इसका इस्तेमाल करने में क्या हर्ज है, जब आपको पता है कि ये वाला ए से अल्फा एंगल बना था, वही तो हमने यहां से किया कि ये वाला ए से अल्फा एंगल जो कि अल्फा गिवन, इसके इसके बीच का एंगल जो कि थीटा है जो फाइंड करना है। तो क्या दिक्कत है इसमें, कहीं कोई दिक्कत नहीं, हम वहां वाली सिचुएशन लगा सकते हैं। अब आई बात ट्रायंगल लॉ पे, तो ट्रायंगल लॉ पे हमसे कहा जा रहा है कि यानी ए वेक्टर आपने ऐसे बना लीजिए, और ठीक इसके परपेंडिकुलर पे आपने रिजल्टेंट पहले से ड्रा कर रखा है, और आपको अब वेक्टर ए सेट करना है। तो वेक्टर ए इसका मतलब यानी यहां से यहां आप ड्रा कर लेंगे, नहीं ऐसे कैसे, ये ड्रा करेंगे तो गलत हो जाएगा ना, यानी यहां से यहां वेक्टर ए, सॉरी वेक्टर बी, क्लियर है बात, यानी ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी, ठीक, इन दोनों का रिजल्टेंट आ रहा है, ये कैसे आ रहा है भैया, ऐसे ही तो आ रहा है कि एक वेक्टर ए लेना होता था हमें, एक वेक्टर बी लेना होता था, और आपस में ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है। देखिए इसको हम ड्रा करने के बाद इसके हेड से इसका टेल मिला देते थे, मिला लिया, फिर फाइनली हम जो सबसे इनिशियल ड्रा किए थे उसके टेल से और दूसरे वाले का जो हेड है उसको हमने मिला दिया, तो हम कह देते थे ये रिजल्टेंट है या फिर सी है या फिर रिजल्टेंट है। वही तो यहां भी करना है, यानी एक वेक्टर आपने ए ड्रा किया कर लिया, दूसरा वेक्टर आपने बी ड्रा किया, इसके हेड से इसका टेल मिलाते हुए एक लाइन आपने ऐसे ड्रा कर ली, ठीक, ऐसे ड्रा कर ली। अब आपको क्या करना, पहले वाले के टेल से दूसरे वाले का हेड आपने जोड़ देना है, तो जोड़ दिया आपने, आर आ गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो यहां कितना, वही हमसे कहा जा रहा है कि ये इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, और इसका मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 का 2 गुना यानी 2। तो आप यहां से ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे यानी cos थीटा, तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 1/2 यानी थीटा इज इक्वल टू कितना, 60 डिग्री। जब ये आपने फाइंड कर लिया तो चूंकि ये इसके बीच का एंगल है, कहेंगे ना अभी तो एंगल आएगा कि जब इसको यहां ड्रा कर ले, इसको कहां ड्रा कर ले, आगे की तरफ बढ़ा ले, आगे की तरफ बढ़ा ले। अब ये देखिए वेक्टर बी जब आपने किसी कॉमन पॉइंट से ठीक आगे की तरफ अपने बढ़ा लिया, बात को समझिए, मतलब ये इधर से सॉरी इसके हेड से दूसरे वाले का हेड आपने मिला दिया, ये यहां पे ऐसे,
ये वाला, तो आपको ये एंगल पता चलेगा, वो हो जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि ये था 60 डिग्री। तो दोनों तरीके से हम सवाल को सॉल्व कर सकते थे। ठीक, तो ये बात नोट करिए। अगला सवाल, 2 सवाल और उसके बाद आपका एंगल वाला पोर्शन पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक ना। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, कहा जा रहा है कि 3 वेक्टर है P, Q और R, लेकिन तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। कमाल की बात देखिए, यानी P, Q, R और तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है। क्लियर है बात? आगे बता रहे फाइंड एंगल बिटवीन P एंड Q इफ एंगल बिटवीन R एंड P इज 120 डिग्री। यानी R और P के बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री है। तो आपको फाइंड करना है P और Q के बीच का एंगल। देखिए, जब आप यहां पर देख रहे हैं सिचुएशन कि तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो कोई भी रिजल्टेंट हो सकता है इसमें से। आप इसको रिजल्टेंट मान लीजिए, इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए, किसी को भी मान सकते हैं। लेकिन हमसे कहा जा रहा है कि एंगल बिटवीन R एंड P इज 120 डिग्री, आपको पहले ही से। तो हम इन दोनों को अगर वेक्टर मान लें और इनका कोई एक रिजल्टेंट जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? Q को हम मान लें कि ये रिजल्टेंट है। ये क्या है? रिजल्टेंट है। तो हमारा काम बन जाएगा। ये दोनों क्या है? ये दोनों हमारे लिए वेक्टर्स का काम कर रहे हैं और ये है रिजल्टेंट। तो यहां से हम सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। Q को हम मान लिया रिजल्टेंट है और R और P वेक्टर्स है जिनके बीच का एंगल है 120 डिग्री। यानी जो थीटा एंगल है दोनों के बीच का, ये देखिए P और यहां पे Q, इसके बीच का, सॉरी R और यहां पे P, इनके बीच का एंगल हमें पता चल गया 120 डिग्री। अब जो रिजल्टेंट है वो इधर जाए चाहे जिधर जाए, ये हमें फाइंड करना है, अल्फा फाइंड करना है, और थीटा हमने पहले से मान लिया, बना लिया। सवाल की तरकीब देखिए, अंधा दिमाग कभी नहीं लगाना चाहिए। सीख लेना बहुत बड़ा बेहतर काम होता है, समझिए जीवन में, है ना। जो चीजें नहीं आ रही एक बार सीख लीजिए, बड़ा आराम रहता है। बेवजह रट लेने से या ऐसे उसे कर लेने से मतलब नहीं है उसका। ठीक है, क्लियर बात? एकदम अच्छे से आ रहा? कोई दिक्कत? पढ़ाई में दिक्कत हो रही, पेपर आने वाला है, टेंशन भी होगी, है ना। इधर हमने भी काफी दिनों के बाद लेक्चर डाला है, इसकी भी टेंशन हो रही होगी कुछ लोगों को। सर जी तो पढ़ाते बढ़िया है, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक है, बहुत देर में देर करते हैं, है कि नहीं भैया? हमारा टारगेट 2024 का है। कंसेप्ट और ट्रिक्स भी बताने वाले हैं जल्दी से जल्दी, उसका भी वीडियो आ जाएगा। ट्रिक्स अलग से, फिजिक्स की कंसेप्ट और ट्रिक्स एकदम लॉजिकल जो ट्रिक्स हैं, जो कंसेप्ट हैं वो अलग से आएगा। केमिस्ट्री में भी आएगा इसी तरीके से। बायो में तूफान में रटाई चालू हो जाएगी, है ना। जाइए पिया बिन गुलमोहर कैसा, याद तो होगा ही आपको, है ना। तो इस तरीके की चीजें उसमें भी आएगी। और कुछ बच्चे तो टाइम टेबल बना लेते हैं पढ़ने के लिए। देखिए, टाइम टेबल पढ़ाई का नहीं बनता। अगर जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी अगर टाइम टेबल बना रहे हैं कि मैं आज, अच्छा कमाल की बात यह भी होती है कि जो 2 घंटा पढ़ता है या 3 घंटा पढ़ता है डेली, वो भी नेक्स्ट डे का जो टाइम टेबल जब बनाता है तो उसमें कम से कम अपने आप को मिनिमम मान के चलिए 10 से 12 घंटे का वो टाइम टेबल बनाता है कि अब मैं कल से ये वाला टाइम टेबल है मेरा और मैं 10 से 12 घंटा पढ़ूंगा। कितना? 10 से 12 घंटा पढ़ूंगा। ये टाइम टेबल वो बनाता है। सच बात है, ये टाइम टेबल हर बंदा बनाता है। जो 2 घंटे पढ़ता है वो टाइम टेबल कितने का बनाता है कि नेक्स्ट डे से मेरा टाइम टेबल है 10 से 12 घंटे पढ़ने का। और जो इसकी सत्यता है, जो इसकी रियलिटी है, वो ये है कि वो अगले दिन भी 3 ही घंटे पढ़ता है। अब ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी जो बॉडी है उसमें एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक चलती है और उसके बेसिस पर हमारी बॉडी काम करती है, हमारा माइंड भी काम करता है। हम उसको आगे न बढ़ाकर केवल ये सोचते हैं, ये तय करने देते हैं केवल कि इतना का टाइम टेबल ठीक है। अब आपको एक, हम देखिए, अब ज्यादा बड़ी बड़ी बातें या ज्यादा ज्ञान हमको देना नहीं आता, ना हम चाहते हैं देना, लेकिन एक बात आपको बता दें, जहां तक हमने महसूस किया, जो अपना करके अपने खुद पे ट्राई किया, वो हम बता दें। आपको जीवन में केवल और केवल 3 चीज का या मान लीजिए 4 चीज का टाइम टेबल बनाना चाहिए पढ़ाई के दौरान। अगर आप विद्यार्थी स्टूडेंट्स हैं तो आपको केवल और केवल 4 चीज का टाइम टेबल बनाना चाहिए। एक तो समय से सोने का, और दूसरा समय से जगने का, और तीसरा समय से खाने का। बस ये टाइम, है ना, नाश्ते खाने जो भी, ये टाइम आप फिक्स कर लीजिए। इसके बाद आपका टाइम टेबल ऑटोमेटिक बन जाएगा। बस 3 काम करने होते हैं आपको। समय से सोने और जगने का टाइम आप फिक्स कर लीजिए कि रात में मुझे 10 बजे सोना है, 12 बजे सोना है और सुबह, तो वो डेली उसी रूटीन पे करिए।
समय से खाने का टाइम, नहाने धोने का भी उसी में जोड़ लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि वो अलग से, है ना। ये काम आप सिर्फ ये 3 काम फिक्स करिए, उसके बाद देखिए आपको खुद एहसास होगा कि यार मेरे पास तो अब इतना टाइम बचा है, अब मैं क्या करूं इसका, तो पढ़ाई करो भैया। ये काम अगर आप फिक्स कर लेंगे, मान लीजिए ये काम आपने फिक्स कर लिया, कुल टाइम इस पे दिया 10 से 12 घंटा, तब भी आप 10 से 12 घंटा ऑटोमेटिक जबरदस्ती पढ़ लेंगे। बस वो मोबाइल वाला हिसाब छोड़ दीजिए कि मोबाइल पे आप लगे रहते हैं, थोड़ा उसको कम करना पड़ेगा। बस यही एक टाइम टेबल है जो एकदम सटीक है। पूरी दुनिया का आखिरी टाइम टेबल यही होता है। ये हम नहीं बता रहे हैं ऋषि मुनि तपस्वी, हमें क्या पता क्या होता है। ये ऋषि मुनि तपस्वी योगियों की बात है, ये वहां से चलती है, हमको क्या पता। वो कहते हैं ना कि एकदम समय से सोइए, समय से जगिए, समय से आप क्या ले रहे हैं, क्या खा रहे हैं, इसका ध्यान रखिए, है ना। एक समय बना लीजिए, क्योंकि हम देखते हैं जब कहीं कोई आश्रम में जाते हैं तो सुबह 4 बजे उठा देते हैं। एक बार गए थे हरिद्वार, तो सुबह 5 बजे उठा देते थे। हम करीब 1 हफ्ता रहे, हमारा रूटीन बन गया। 7 बजे नाश्ता दे देते थे, 11 बजे तक खाना, उसके बाद अब शाम तक कुछ नहीं, बैठे रहो चुपचाप, यहाँ ध्यान करो, योग करो, मोबाइल साइलेंट रखो, कुछ उस पर छूना नहीं है, किताबें पढ़ो, ये सब करो। हम करते थे। 1 हफ्ते बाद हमें समझ में आया कि ऐसा क्यों करवा रहे हैं। बाद में पता चला कि इससे ज्यादा टाइम बच जाता हमें किताबें पढ़ने का, अपने आप को समय देने का, अपने दिमाग को समय देने का टाइम ज्यादा मिल जाता है। और जब एकदम पगलाए रहेंगे कि टाइम टेबल में एकदम लिखे पड़े हैं, आज एक से फिर बना, दूसरा फिर बना, कहां से होगा, नहीं होता। फिलहाल हम आज सवाल पे बात करते हैं, है ना। तो परेशान बिल्कुल मत होइए, सवालों को समझिए, और सवाल समझते हुए सारी चीजों को बहुत मजा आता है भाई साहब, बहुत मजा आता है, सच बता रहे हैं, बहुत मजा आता है। तो क्लियर बात। तो हम इस पे वही वाली वैल्यू सेट कर दें, यानी tan अल्फा, जो कि हमें आपकी बार क्या है, फाइंड करना है। और जबकि यहां पे क्या दे रखा है, तीनों का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम यहां लिख दे क्या, a प्लस बी, सॉरी यहां पे b cos थीटा अपान a प्लस बी cos थीटा। चूंकि मैग्नीट्यूड सबका बराबर है तो सबको a लिखिए चाहे b लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां लिख दीजिए आप क्या, यहां पे a cos थीटा, क्योंकि a इज इक्वल टू b है, या p, अरे आप ये फॉर्मूला हमने लिखा, यहां पर आप p लिख दीजिए, चलिए p लिख दीजिए, p cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू 120 डिग्री। अच्छा यहां साइन होता है वो बचवा, हम भांगे खाए रहते हैं क्या, होली का नशा लग रहा है, उतरा नहीं सर जी का, देख रहे हैं, b साइन थीटा, ठीक। और उसके बाद यहां क्या हो जाएगा, यहां पे p प्लस p, फिर से cos 120 डिग्री। अब वैल्यू रख दीजिए, साइन 120 डिग्री, ये साइन 60 की वैल्यू पता है, √3/2 होती है ना। तो वहां पे क्या हो जाएगा, √3/2, इसका मतलब ये p से p सब कैंसिल, यहां हो जाएगा √3/2, ठीक। यहां पे हो जाएगा 1 + 1। अच्छा चूंकि यहां माइनस, ये देखिए होता कितना, -1/2, है ना। तो यहाँ ये तो आपको पता होगा ना, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए 1 में से आधा घटाएंगे, आधा बचेगा, आधा से आधा भाग देंगे, कितना हो जाएगा, √3। और यहां कितना हो गया, tan अल्फा, यानी अल्फा का मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। यानी इसका मतलब ये वाला एंगल ये बनेगा, और इस पे जो b बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, है ना, ये ऐसे बनेगा, और इनके बीच का जो रिजल्टेंट है वो ऐसे बनेगा, ठीक। यानी ये a हो गया, सॉरी ये किसी को मान लीजिए ये r हो गया, ये p हो गया, और ये q हो गया। अब इसको आप आगे ड्रा करेंगे तो या इसको या किसी कहीं को भी, तो आप देखिए ये क्या हो जाएगा, इसके बीच का एंगल 120 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें ये सारे के सारे 60 डिग्री हैं, और सारी भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो आपको पता चल गया कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की तरह बात हो रही है। कोई दिक्कत है क्या इसमें, P एंड Q के बीच का एंगल उसे चाहिए था, तो ये P है तो Q आप चाहेंगे तो Q इधर बना लीजिए, उसमें कौन सी बात है, ठीक। तो ये रहा P और Q के बीच का। अब जो भी एंगल आपको चाहिए, और R और P के बीच का एंगल दे रखा है, तो R यहां है, P यहां है, ये देखिए आपको दे रखा है 120 डिग्री, ठीक। जो भी एंगल आपको चाहिए वो मिल जाएगा यहां से। क्लियर है बात। चलिए अगला एक सवाल, चलिए अगला सवाल है द सम ऑफ 2 वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड a + b आप करने पर 16 आ रहा है।
इनके मैग्नीट्यूड का सम कितना आ रहा, 16 आ रहा, एंड रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी 18 आ रहा, सॉरी 8, 18 नहीं 8, नशे में है एकदम, समझिए, है ना। चलिए नशा खत्म। द गंदी बात होती है, सब करना नहीं चाहिए। द सम ऑफ टू वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू 16, यानी मैग्नीट्यूड का सम 16 है और जो रिजल्टेंट है वो ए प्लस बी का वो 8 है। कह रहा था एंगल बिटवीन आर एंड पी इज 90 डिग्री, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको कैसे लगाएंगे, एकदम अब तो सवाल चेंज हो रहे हैं ना, एकदम जैसे लग रहा है कि यार कहां से अलग अलग सवाल आ रहा है। ये सवाल सब एग्जाम से ही लिए गए हैं, है ना, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए आपसे क्या कहा जा रहा है कि द सम ऑफ टू वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू 18, यानी उनके मैग्नीट्यूड का सम 16 है, 16, ठीक, एंड रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी इज 8, और कह रहा था एंगल बिटवीन आर एंड पी इज 90 डिग्री। चलिए अगर ये आर है और यहां से आपने इस पे पी बना लिया तो आपको पता चल गया कि यानी आर और यहां पे पी अगर आपने इस पे बना लिया तो कितना हो जाएगा इसका 90 डिग्री। ये क्लियर है बात। चलिए आर एंड पी, ये आर एंड पी कहां, आर एंड ए होगा ना, आर एंड ए, आर एंड ए, ठीक, क्लियर है बात। तो ये आर अगर इसको मान लिया आपने तो ये इसको मान लीजिए, जब ये ए है ये आर है, तो अगर ये रिजल्टेंट है, मान लेते हैं हम कि आर जो है यहां पे रिजल्टेंट है, अगर ये रिजल्टेंट है लिख लीजिएगा आर इज रिजल्टेंट, है ना। तो रिजल्टेंट क्या होता है, यानी किसी का हेड और किसी का टेल आपस में, यानी फाइनल वाले का हेड या टेल, फाइनल वाले का टेल कह लीजिए, तो फाइनल वाले का हेड, हाँ फाइनल वाले का टेल और इनिशियल वाले का हेड आपस में मिलाइए, तो फाइनल वाले का हेड मिलाता हूं, ये हेड और इनिशियल वाले का टेल आपस में मिला दिया, ये हो गया रिजल्टेंट। क्लियर है बात एकदम, यानी ये ट्रायंगल बन गया एक तरीके से। कोई दिक्कत हो रही नहीं, यानी वेक्टर ए वेक्टर आर एक दूसरे से परपेंडिकुलर भी हो गए और जो रिजल्टेंट है वो ए और बी का रिजल्टेंट भी हो गया, क्योंकि ए वेक्टर बनाया फिर बी बनाया और यहां से हमने इस पे, यानी इसका इनिशियल वाले का जो, अच्छा इसको ऐसे बना ले क्या, आपको कंफ्यूजन हो रही है। चलिए कोई कंफ्यूजन तो मेरे ख्याल से ये ए प्लस बी प्लस आर हो गया, ये तो यानी ये सही नहीं है ना। अच्छा रुकिए, इसको ए कर दीजिए तब हो जाएगा, तब भी नहीं होगा, फिर से बनाना पड़ेगा। जब तक सही नहीं बनेगा तब तक सवाल नहीं लगाना है, याद रखिए ये सब गलत हो जाता है और बहुत सोच समझ के बनाना होता है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि ये जो है मान लेते हैं इसको आर मान लेते हैं और यहां से ये हो जाएगा ए, इसका मतलब बी कहां होगा, बी कहां होगा, बी ऐसे होगा, बी ऐसे होगा, यानी बी हमने ड्रा किया, ए ड्रा किया, आर इक्वल टू बी प्लस ए लिखना है, ये हो जाएगा बी। सवाल को बड़े आराम से समझिए, क्लियर है बात। तो ये बन जा रहा है। अब देखिए आप यहां से ए प्लस बी प्लस, यानी ए आर बी नहीं हो पा रहा, अगर साइक्लिक बन गया तो रिजल्टेंट 0 आ जाएगा, याद रखिएगा। अब इसका रिजल्टेंट 0 यानी ये सही नहीं है, अब इसको हमने क्या किया, ऐसे कर दिया। बात को समझिए, तरकीब होती है। अगर साइक्लिक आपने देखिए, अब यहां पे क्या किया आपने, बी प्लस ए इज इक्वल टू आर, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू आर, ये सही है, ये सही है। अगर कहीं पर वेक्टर आपस में जोड़ने पर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो आपका समझिए कि डायग्राम में 0 वेक्टर दिया हुआ तो सही होगा, वरना डायग्राम गलत माना जाएगा। बात को समझिए, ये चेक करने का तरीका कि अगर ये तीनों सम करने पर 0 आ जाए, तो जैसे हमने पिछली बार बनाया ना अभी, ये यहां पे ये इस तरीके से था, ये इस तरीके से और फिर इस तरीके से, तो अगर इसको आर कह लिया आपने, ये वाले को इसको ए कह लिया और इसको बी, तो देखिए सम करेंगे तीनों का, तो तीनों का सम करने पे कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, ए आर और ये साइक्लिक बन गया, यानी इधर से इधर, इधर से इधर, तो ये क्या हो जाएगा, एक साइकिल में चल रहे हैं तो उसमें 0 हो जाएगा। और जब 0 हो जाएगा तो यहाँ 0 थोड़ी बोला गया, यहाँ कहा जा रहा है कि कुछ वैल्यू मिल रही है, तो यहाँ वैल्यू मिलनी चाहिए, यानी ए प्लस बी की देखिए वैल्यू आपको आर मिली। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको साइकिल कहीं बन जा रही है तो 0 वेक्टर मिलेगा, क्या मिलेगा, हमेशा 0 वेक्टर, ठीक है।
चलिए अब आपको क्लियर हो गया, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर बात, क्लियर बात है। अब सवाल सुनिए, कह रहा था सम ऑफ टू वेक्टर्स, यानी इनका मैग्नीट्यूड अगर दोनों का सम कितना 16 है, यानी इसके और इसके मैग्नीट्यूड का सम 16 है। तो अगर हम मान लें ये वाला जो है वो x होगा, इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, काम बन जाएगा। और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आया है 8 आया है, ये आपको पहले से गिवन, यानी a प्लस बी का जो रिजल्टेंट है वो कितना है 8। रिजल्टेंट क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और रिजल्टेंट वेक्टर होता है, तो यहां पे लिखा जाता आर, है ना, इस तरीके से आर वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड है वो, यानी इसका मैग्नीट्यूड लिखने का मतलब होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू यहां पे 8। ये इस तरीके से दिया हुआ, कंफ्यूज मत होया करिए सवालों में। क्लियर, अब क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब हम क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, यानी 16 माइनस एक्स, मार्कर बदलते हुए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। यानी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू किसका स्क्वायर, इसका प्लस इसका, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा 16 का स्क्वायर, और यहां पे कितना प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस का कितना 32x, 32x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 64, और 16 का स्क्वायर कितना करते हैं 16 256, है ना, याद करके एकदम रखा करिए। हम तो यहां लिख लिए, बहुत सारा लिखे रहते हैं, इधर इधर आगे पीछे खूब लिख के सजा लेते हैं। अब इसमें हमें देखना है 16 का स्क्वायर, हम खट से देख लेंगे, क्या दिक्कत है, बात को समझिए। नहीं लिखे हैं कि नहीं सही में, हाँ लिखे हैं, लिखा है, एक जगह लिखा है, मतलब बहुत सारा लिखा है तो उसमें ढूंढना पड़ता है, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर कितना, वैसे याद रहे तो ज्यादा सही है, 256 प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना 32x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 64। चलिए ये देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, ठीक, ये 32x उधर जा जाएगा, 32x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा कहेंगे 256 माइनस का 64, ठीक, इसको इधर ले आया, इसको इधर। चलिए अब इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, यहां क्या बचेगा 6 में से 4 गया, कितना बचेगा 6 में से 4 गया 2, 15 में से 6 गया 9, 6 15 9, और यहां 1, कोई दिक्कत 192, यानी 32x इज इक्वल टू 192 आ रहा है। आंसर कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 6। करके देखिए, आ रहा है, करके देखिए 4 2 6 9 6 13, यानी 72 आएगा। फिर यहां पे 15 और 7, मतलब हमने क्या किया 6 में से 4 को निकाला, 2 बचा, यहां हो जाएगा 5 है तो 15, 15 में से 6 गया तो 9 ही तो बचेगा। हाँ ठीक है, आप सही है, 9 1 10 5 15, ठीक है, यानी x इज इक्वल टू 6 आ गया। जब x इज इक्वल टू 6 आ गया, यानी ये कितना 6, तो ये वाला कितना हो जाएगा 10। तो दो वेक्टर जो a एंड b है उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। a जो आएगा वो हो जाएगा, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 6 यूनिट का, और जो b है उसका मैग्नीट्यूड कितना है 10 यूनिट का, ठीक। तो ये कुछ सवाल हमने लगाए, यहां पर देख लीजिएगा आप लोग जोड़ घटा के बढ़िया से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से जोड़ घटाना है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। आप अक्सर सवालों में हम लोग कहां फंसते हैं, कैलकुलेशन में। अप्रोच हमारी तो अच्छी ही रहती है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन देख लीजिए एकदम आराम से। हमने क्या किया, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर था, इसको हमने ओपन कर लिया, ये जैसे था वैसे ही लिखा रहने दिया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर इधर कैंसिल हो गया, ये माइनस का 32x हो गया, इसको हमने इधर ले आए, ठीक है ना। इधर ले आने का मतलब ये 32x लिखा, ये देखिए 256 लिखा हुआ, क्योंकि 16 का स्क्वायर है, ये 256 होता है, ठीक है ना। और इसमें से हमने कितना 64 माइनस कर लिया, ठीक, 56 था 64 माइनस कर लिया इसमें से, ठीक। तो 64 माइनस करने का जो तरीका होता है, 6 में से 4 गया 2 बचा, 15 बचा, यहाँ से कैरी किया हमने, यहाँ से उधार लेना होता है ना। 15 में से 6 गया वो 9 बच जाता है, ठीक, और यहाँ पे 1, अब इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। करके देख लीजिए, आ जाएगा 6, करके देखिए, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं, उसके क्या उससे फाइंड करते हैं, उसके बाद होगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन कंपोनेंट्स। तब तक के लिए धन्यवाद। खूब मेहनत से, खूब ईमानदारी से
पढ़ते रहिए। देखिए कई बार क्या होगा कि सवालों की अप्रोच नहीं समझ में आएगी, कई बार लगेगा कि यार ये क्या पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन जब आप उसको शांति से एकदम दिमाग को एकत्र करके, है ना, कंसंट्रेट होके, फोकस होके आप सोचेंगे एक बार कि यार यही तो सर जी ने बताया, यही तो एनसीईआरटी वालों ने भी बता रखा है ना, मतलब यानी एनसीईआरटी वालों से पढ़कर सर जी हमको पढ़ा रहे हैं, यानी कुल मिलाकर सर जी को कुछ नहीं आता, वो खाली एनसीईआरटी से पढ़ पढ़ के पढ़ाते हैं। और सही बात भी यही, हमें आता कुछ नहीं भाई, एनसीईआरटी में जो लिखा वही अव्वल हमारे लिए, वही देवी वही देवता वही ब्रह्मा वही विष्णु वही महेश, तीनों चारों धाम इसी एनसीईआरटी में फिक्स हमने कर लिए हैं। जो कुछ इसमें है इसके एडिशनल एक्सरसाइज में इसके, अब बाकी जो इससे बचता है जो उनके उपनिषद वाले हैं वो है मॉडल पेपर एग्जाम के, उससे वहां से ज्ञान ले लेते हैं। यही दो जगह से हम ज्ञान बटोरते हैं, बाकी तीसरा कोई ज्ञान हम नहीं लेना चाहते, है ना। बाकी रेफरेंस बुक हमने रख रखी है, एस.सी. वर्मा को रखा है, वो कहीं कहीं काम आती है, जगह हर जगह नहीं, क्योंकि पहले तो एनसीईआरटी पढ़ लें, अपना सिलेबस तो एनसीईआरटी है तो उस पर ज्यादा फोकस होगा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आराम से पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द।